और डीएनए में कल खबरों के विश्लेषण के दौरान हम आपको दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर एक जहरीले सफर पर लेकर गए थे। हमने इस यात्रा को कैंसर यात्रा का नाम दिया था। ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्टिंग के दौरान हमने आपको ये जानकारी भी दी थी कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसे करीब 154 गांवों में कैंसर तेजी से फैल चुका है। और इसकी वजह है कारखानों से निकलने वाला वो जानलेवा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कृष्णा, काली और हिंडन नदी में लगातार मिल रहा है। मैंने कल आपसे ये अपील भी की थी कि इस खबर को सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों तक सीमित रखने की भूल ना करें, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर फैला जहर धीरे धीरे आपके घर के किचन में प्रवेश कर चुका है और आप हर रोज उस जहरीले पानी से सींचे गए अनाज, फल और सब्जियों का सेवन कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है जिसके बारे में आपको और आपके पूरे परिवार को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज आपको हमारी सीरीज के दूसरे हिस्से को पूरी गंभीरता के साथ देखना चाहिए। ये रिपोर्ट आज आपकी आंखें खोल देगी। कैंसर का ऑपरेशन कराया, डॉक्टर ने बताया कि ये पानी प्रदूषण की वजह से सब कुछ हुआ। पता है आप बीमार हो, अपने लड़के को विधवा कौन बैठानी चाहोगे? इसको चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। पानी पिया, खाना खाना शुरू किया इसने, तो जब से इसकी हालत खराब होती चली गई। जिन लोगों की जिम्मेदारी इन गांवों तक साफ पानी पहुंचाने की है, क्या हिम्मत जुटा पाएंगे आप इस पानी को पीने की? डीएनए में कैंसर यात्रा की सीरीज के पहले हिस्से में आपने उन गांवों के लोगों की तकलीफें देखी और सुनी जिनके नसीब में काला पानी लिखा है और शरीर पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की काली परछाई पड़ चुकी है। लेकिन जो तस्वीर सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक सीमित है, वो कल आपके घर में भी देखने को मिल सकती है। हमारी सीरीज का दूसरा हिस्सा आपको बेहद परेशान कर सकता है। आज उस तस्वीर का अलग अलग हिस्सा, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैंसर का ये पानी कैसे आपकी राजधानी तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंच रहा है। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़े। जहर उगता है, ये हरे आपको भले दिख रहे हैं। और जा पहुंचे बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर के जिलों की सीमाओं पर बसे आखिरी गांव सरोरा में। ये गांव हिंडन नदी से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है, यानी हिंडन नदी के गंदे, काले और जानलेवा पानी के इतने करीब होने के बाद यहाँ एक साफ सुथरे और स्वच्छ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिंडन नदी के जिस हिस्से के पास इस वक्त हम खड़े हैं, ये हिस्सा 3 अलग अलग जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत, ये तीनों का एक कनेक्टिंग बॉर्डर लाइन है और वहाँ से ये नदी बह रही है। और इससे ठीक पहले हिंडन में काली नदी मिल जाती है और उसके बाद ये हिंडन आगे बहती हुई, हम जो आपको बता रहे थे कि हम ये पूरी नदी ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये हिंडन नदी के दोनों तरफ गांव हैं और उन गांवों में हैंडपंप में जो पानी आता है वो दरअसल इसी हिंडन नदी का पानी होता है, क्योंकि जो लेवल है पानी का वो आप ये देख रहे हैं और ठीक इसके ऊपर, यहाँ ऊपर तमाम गांव बसे हैं। सरोरा गांव है जो तीनों ज़िलों का जो कनेक्टिंग एक जगह है, उसके तीनों ही ज़िलों के एक तिकोने अगर मानचित्र पे हम कहें तो वहाँ अवस्थित है, तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये जो हालत है पानी की, हम ये पानी तमाम दूसरे अलग अलग गाँव के पास से भी देखते आ रहे हैं। अब ये एक बड़े जल स्रोत की तरह, मतलब बड़े जल स्रोत की तरफ बन गया है और अब आगे ये गाज़ियाबाद और दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है।
खतरा और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है? अभी तो ये 80-90% डाइल्यूट है। जो आप इसकी हालत देख रहे हैं, इससे करीब मतलब 80-90 गुना गंदा पानी इसमें गर्मियों में चलता है। और ये जो पानी है पिथलोकर के पास काली नदी जहाँ मिलती है, उसमें मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के सभी जो पेपर मिल्स हैं और दूसरे जो स्लोटर हाउस हैं या दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका पानी मिक्स होता है। और ये यहाँ से आगे जाके बरनावा एक जगह है, वहाँ पे कृष्णा और हिंडन दोनों नदी मिल जाती है। और जो ये प्रोसीड कर रहा है दिल्ली की तरफ जा रहा है और कालिंदी कुंज के पास ये जमुना नदी में मिल जाता है। इस गांव में हिंडन नदी के सबसे करीब सुनीता का घर है। इनके लिए हिंडन नदी कभी माता हुआ करती थी, लेकिन आज यही नदी सुनीता के घर में कुछ ही दिन पहले आए एक नन्हे मेहमान के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। नदी के इस छोर से 50 मीटर की दूरी पर सुनीता जी आपका घर है। यहाँ जो हालात आप कह रहे थे, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके पाँव जो है वैसे थे, यही पानी आप लोग पीते हैं? जी जी नहीं, अब तो हम समरसेबल 2-3 साल से लगा चुके हैं। उससे पहले हम नल का पानी पीते थे। पानी तो इतना गंदा है कि हम बैठ के खाना भी बस मुश्किल ही खा पाते हैं। उसके बाद जो बहू का बच्चा हुआ तो वहाँ पैर जब टेढ़े आए तो डॉक्टरों ने बताया, हमने जो जांच कराई डॉक्टरों से, तो उन्होंने बताया कि कोई गंदा पानी चलता है आपके आसपास। मंजी नदी है, कहने लगे जी ये नदी की वजह से, गंदे पानी की वजह से, वायरल की वजह से, तुम्हारी बहू ने जो खराब पानी पिया है उसकी वजह से आपके बच्चे के ये जो है पैर बिल्कुल टेढ़े आए हैं। सरोरा में लोगों से मिलने के बाद हम मेरठ की सीमा से अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े, ये सोचते हुए कि आखिरकार देश की राजधानी पहुंचते पहुंचते इस नदी की हालत क्या हो जाती होगी। इसके बाद हम बागपत और मेरठ की सीमा पर बसे आखिरी गांव डोलचा पहुंचे, यानी वो इलाका जहां के बाद हिंडन नदी गाजियाबाद जिले में प्रवेश करती है, यानी दिल्ली एनसीआर के बेहद पास। इस नदी के दोनों किनारों पे अलग अलग जिलों में जो खेत हैं जिनकी सिंचाई होती है, वहाँ किस तरह का पानी है, ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है, हर जगह का पानी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़रा ये भी देख लीजिए, उस ज़िले से यानी बागपत से जो बागपत ज़िले से मेरठ ज़िले में लोग दाखिल होते हैं नदी के उस छोर से इस छोर तक, कुछ इस तरीके से एक नाव के ज़रिए। ये जो दुर्गंध है ये ख़त्म नहीं हो रही, ये एकदम ऐसी दुर्गंध लगातार कांस्टेंट इस सफ़र के दौरान हमें जहाँ भी हम गए हमको ये दुर्गंध लगातार मिली। जो पानी का रंग है वो और भी कॉन्सेंट्रेटेड पानी है, यहाँ पे पानी का रंग और काला है यहाँ पे, क्या वजह है? देखिए, ये जो आप पानी की दुर्गंध का बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये बदबू सहारनपुर से शुरू होती है और ये नदी में निरंतर चलती है। हम लोगों ने अपनी पदयात्राओं में ये पाया था कि जो डिस्टिलरीज हैं और शुगर इंडस्ट्री है, उसमें से एक लाल रंग का गंदा पानी निकलता है जो अनट्रीटेड वाटर है, और ये उसकी बदबू है। और उस बदबू को हम अच्छी तरह पहचानते हैं क्योंकि हमने उन फैक्ट्रियों के बिल्कुल पीछे जाकर के सैंपल्स लिए थे और उन फैक्ट्रियों की उन बदबू को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। और ये जो बदबू हम बार बार रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये वही बदबू है। और इस बदबू के कारण यहाँ के लोगों को अस्थमा की भी एक समस्या है। यहाँ के इस बदबू के कारण यहाँ आसपास के 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक के लोगों को सांस की बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये बेसिकली ये बदबू का जो रिश्ता है वो रिश्ता डिस्टिलरी और शुगर इंडस्ट्री से है। आपने जो पानी अभी लिया विक्रांत यहाँ से, ये पानी देखने के बाद अब जैसे आपने बॉटल में इस पानी को भरा, इसके तल में हम देख रहे हैं क्योंकि ऊपर आप, और ये कितना कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है ज़रा इसको देखिए। क्योंकि आप आमतौर पे किसी शीशे के ग्लास में पानी लेते हैं तो वो पानी अगर आप उसको हिलाते हैं तो वो पानी की तरह लगता है, ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ ऐसा घुला हुआ है, जैसे हम कहते हैं ना कोई आप शरबत तैयार करते हैं तो उसमें चीनी घुली होती है, उसी तरीके से इसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इस तरीके से घुले हुए हैं कि ये पानी बहुत ठहरा हुआ, आपको इस बॉटल में ही ये पानी बिल्कुल ठहरा हुआ नजर आ रहा होगा। उसकी वजह यही है कि इसमें बहुत हैवी मेटल्स हैं और इसमें पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं। सही है ये बात? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इसके अंदर हैवी मेटल्स, पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग के बाद हम गाजियाबाद जिले में दाखिल हुए, जहां हमारा पहला पड़ाव था भादौली गांव, जहां हमें चारों तरफ धान के लहलहाते हुए खेत दिखाई दिए, लेकिन धान की फसल की जड़ों में छिपा था हिंडन नदी का वो काला सच जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस गांव के कई एकड़ खेत इसी हिंडन नदी के जहरीले पानी से हर रोज सींचे जाते हैं।
गांव से थोड़ी दूर नदी के किनारे किनारे करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर हम जा पहुंचे वहां जहां एक तरफ हिंडन नदी थी और दूसरी तरफ धान के खेत। ये गांव गाजियाबाद जिला का पहला गांव है उस बागपत के बॉर्डर के बाद। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हिंडन नदी है जो यहाँ से बहते हुई आगे गाजियाबाद और फिर आगे नोएडा तक जा रही है और इसी हिंडन नदी से खेती होती है यहाँ पर इन खेतों में। ये पंप सेट लगा है, इस पंप सेट से ये पाइप जो है वो हिंडन नदी में डाली जाती है और वहाँ से फिर इस मोटर के ज़रिए, इस पंप के ज़रिए ये पूरा का पूरा पानी खींच के आसपास के खेतों तक पहुँचाया जाता है। आप देख रहे होंगे अभी भी पानी है इसमें क्योंकि सुबह फसल पटाई गई है। इस तरफ धान के खेत हैं, पीछे सब्जियां हैं और साथ साथ गन्ने का खेत भी है। ये जो खेत हैं दूर तक, इनमें धान तो हम देख रहे हैं। इसके अलावा किसान इस पानी से कौन कौन सी फसल सींचते हैं, कौन कौन सी सब्जियां सींचते हैं? इसमें सर फसल धान है, ईख, गन्ना, ज्वार, बाजरा और कई ऐसी फसल हैं, कभी तिलहन भी हो जाते हैं। हाँ। इसके बाद सब्जियां लौकी है, तोरी है, कद्दू है और आलू, टमाटर वगैरह की भी खेती होती है। इसमें सारी सब्जियां इसी पानी से सींची जाती हैं? जी बिल्कुल। तो इसमें पानी इसी तरह का जमा होता होगा, ये काला पानी? जी बिल्कुल, इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से इसमें जमा होता है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी गंदा पानी है। इसमें अगर इसकी खेती होगी तो काफ़ी कमज़ोर होगी। इसे हम ताकतवर बनाने के लिए यूरिया या जो भी फर्टिलाइज़र है, स्प्रे वगैरह वो करते हैं हम फसलों में। जी बिल्कुल। और जैसा ये आप देख रहे हैं, इसे देखने के बाद, ऐसी खेती करने के बाद हम तो इसे खाएंगे नहीं, ना हम इसकी तरफ जाते हैं। हम इसे कहीं, जब मंडी है, नरेला मंडी है और नोएडा वगैरह में भी मंडी है या गाजियाबाद में, हम इसे सप्लाई कर देते हैं अपने लिए, जो अच्छा हो उसे मंगाते हैं। तो 40-50 मीटर पर अगर वो बोरवेल चल रहा है तो जाहिर तौर पे जो पानी वो खींच रहा है वो जमीन का पानी नहीं है, वो इसी नदी का पानी है वो। और उसको ज्यादा बोरिंग हुई भी नहीं होगी, ज्यादा गहरी बोरिंग तो हुई नहीं होगी। मुश्किल 10-15 फीट, 10-15 फीट की अगर बोरिंग की जाए तो आप अगर नदी का तल नाप लीजिए इस जमीन से तो वो 10 से 15 फीट होगी। बिल्कुल वही पानी है ये? जी बिल्कुल। इसके बाद हम गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन पहुंचे और जैसे ही हम करेड़ा गांव में दाखिल हुए, हमें दूर दूर तक खेतों में दाल और दूसरे अनाजों की फसल दिखाई दी। लेकिन इन चमचमाती फसलों का काला सच सुनकर हम भी हैरान रह गए। आपको जो तस्वीर इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वही नदी जो अपने अंदर प्रदूषण समाये हुए और आगे की तरफ बढ़ रही है, वही नदी का एक हिस्सा आपको ये अंदर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये जलकुंभी है और तमाम चीजें आपको दिख रही हैं। और इस नदी का यही हिस्सा, यहां से इस नदी के इस हिस्से में जो पानी आता है उसका इस्तेमाल इस पंप सेट से सब्जियों में पानी पहुंचाने के लिए, फसलों में पानी पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पानी है जो इस नदी का दिख रहा है, इससे सिंचाई पूरे साल होती है जो भी फसल होती है? हाँ, नदी का पानी ही सारी, यहाँ नदी के किनारे के खेतों में सब में नदी का पानी ही प्रयोग होता है। कौन कौन सी फसल लगी हुई है अभी ये हमने देखा है मसूर की फसल है और ये धान की फसलें हैं। हाँ। और बाकी सब्जियां भी सारी की सारी यहाँ नदी के किनारे में होती हैं। छोटी छोटी जो ऊपर बीमारी, पत्ते के ऊपर ये बीमारी है जी, ये छोटी छोटी बीमारियाँ इसमें हो जाती हैं, या पत्ते के ऊपर ये पीलापन है जी, पत्ता तिरछा हो रहा है, ये गंदे पानी के प्रयोग के कारण। क्योंकि इस पूरे फसल में हम लोग देख रहे हैं, जो धर्मेंद्र सिंह जी, पूरी फसल आप दाल की वहां तक देखिए, उसमें पीले पत्ते आपको लगातार दिख रहे हैं और अभी ये फसल तैयार भी नहीं हुई है और तब ये हालत है इसकी। हाँ, इसके बचाने के लिए फिर ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है और ज़्यादा DAP और खाद का प्रयोग करना पड़ता है, जो डबल नुकसान फिर करती है। पहले तो पानी में भी है और हाँ। ऊपर से उसके ऊपर भी इसका जहरीलेपन का प्रयोग आता है। इन फसलों की हालत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके पत्तों के ऊपर की जो हालत है, इन पत्तों का जो रंग हो चुका है और इसमें जिस तरीके से कीड़े लग चुके हैं। दोहरी मार है, पहली मार पानी की और दूसरी मार अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों के इस्तेमाल की। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फसल और अनाज किन खेतों से कटकर किन मंडियों से होता हुआ आपके किचन तक पहुंचता है और फिर आपके पेट में भोजन का प्रवेश होता है, जो किसी जहर से कम नहीं है। जो पानी आप हिंडन काली कृष्णा के किनारे की बात कर रहे हैं, अंडर ग्राउंड वाटर टेबल जो है ये एक होता है, मिक्स होता है, और वहाँ पे जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं या वहाँ पे जो फ्रूट्स बनते हैं या जो फसल खेती आप करते हैं,
ये इसमें हैवी मेटल्स मिट्टी में जमा होने के कारण पौधों में, सब्जियों में ये हैवी मेटल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब इंसान इसको खाता है तो उसके शरीर में हैवी मेटल्स अपनी अपनी जगह लेके बैठ जाते हैं, जैसे लिवर में, ब्लड सेल्स में, हड्डियों में। बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे महिलाएं अगर खा रही हों तो उनके पेट में पल रहे बच्चे को बर्थ डिफेक्ट, होंठ कटे हुए, टेढ़े पाँव, मसल की प्रॉब्लम ये हो सकती है। ग्रोइंग एज के बच्चों में हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कुबड़ी की शिकायत होती है, और बहुत समय से अगर इस तरह का दूषित पदार्थ आप खा रहे हैं जो कॉन्टामिनेटेड है तो कैंसर की संभावना पूरी बढ़ जाती है। ज़मीन पे और कागज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो ज़मीन पे हो रहा है वो कागज़ में है ही नहीं, जो कागज़ पे हो रहा है वो ज़मीन पे नहीं है। यूपी सरकार का कहना है हम सब जगह पिला रहे हैं, एफिडेविट पे वो ये कहती है। हम गांव के बंदे, जब हम अब एक्चुअली में हमने भी फिर कोर्ट में जब दिखाया कि ये गांव के बंदे हैं और यही कह रहे हैं हमारे पास आया नहीं, तो जब कोर्ट ने जब पूछा तो यूपी सरकार के पास जवाब नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये निराश करने वाली है। लेकिन हमारी ये रिपोर्टिंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस सीरीज के अगले हिस्से में जो तस्वीरें आप देखेंगे उन्हें देखने के बाद हो सकता है कि आपकी भूख मिट जाए, और हर रोज सब्जियां खाने से पहले आप ये तय करना शुरू कर दें कि इन सब्जियों को किस राज्य के किस जिले में किस तरह के पानी से सींचा गया है। अमित प्रकाश, जी मीडिया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में नदियों को मां के रूप में पूजा जाता है। हमारे देश की पूजा व्यवस्था में भी नदियों का बहुत बड़ा महत्व है। हर बड़े त्योहार की पूजा में नदियों और उनके जल की भूमिका रहती है, लेकिन इसके बाद भी हम इन्हीं नदियों को गंदा करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे देश में देवियों की पूजा होती है और उन्हीं के साथ छेड़खानी और रेप होते हैं। ऐसा दोहरा व्यवहार करने वाला समाज और ऐसा सिस्टम कभी भी कोई सही फैसला नहीं ले सकता। ये कैंसर यात्रा आपको बता रही है कि औद्योगिक विकास अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ ना किया जाए तो उसकी सजा आम लोगों को भुगतनी पड़ती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृष्णा, काली और हिंडन नदी के किनारों पर कई फैक्ट्रियां हैं जिनमें शुगर मिल्स, पेपर मिल्स और चमड़ा उद्योग से जुड़े कारखाने और स्लॉटर हाउसेज शामिल हैं। इन सभी जगहों से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधा इन नदियों में आकर गिरता है और इसकी वजह से नदियों में जानलेवा हैवी मेटल्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और फिर इसी पानी से खेती होती है और इसका असर अनाज, फल और सब्जियों पर पड़ता है और खान पान की वस्तुओं के जरिए पानी में मिला हुआ यही जहर हमारे शरीर के अंदर घुलने लगता है। यही सीधे तौर पर कैंसर सहित कई बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह है। यहाँ कुछ और आंकड़ों पर आज ध्यान देना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस की वर्ष 2015 की एनुअल वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2030 तक दुनिया के सामने बहुत बड़ा जल संकट होगा क्योंकि 40% पानी की कमी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक बद इंतजामी की वजह से आने वाले जल संकट की सबसे ज्यादा मार गर्म और सूखे देशों पर पड़ेगी जैसे भारत। रिपोर्ट यह भी कहती है कि फिलहाल दुनिया भर में 70% पानी का इस्तेमाल खेती में होता है, जबकि ज्यादा पैदावार के लिए 60% अतिरिक्त पानी की जरूरत पड़ेगी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित कई देशों का पानी कीटनाशकों, औद्योगिक कचरे और सीवेज से दूषित है। इन देशों में नदियां और झीलें बहुत गंदी हैं और आपको बता दें कि दुनिया की आधी आबादी पीने के लिए भूमिगत जल का इस्तेमाल करती है, जबकि कृषि के लिए भी 43% पानी जमीन के नीचे से ही निकाला जाता है। चिंता की बात यह है कि धरती पर उपलब्ध कुल पानी का सिर्फ 3% ही पीने के योग्य है। यूनाइटेड नेशंस की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित दुनिया के 20 करोड़ लोग ऐसा अनाज खाते हैं जो गंदे पानी में उगाया जाता है। ये ऐसी बातें हैं जो किसी को भी परेशान कर सकती हैं, फिर चाहे वो आप हों या हम, क्योंकि बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समस्या इस बात की भी है कि ऐसे जहरीले पानी से सिंचाई करके जो सब्जियां या फसलें उगाई जाती हैं उनकी पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि बाजार में आने के बाद हर फसल और हर सब्जी एक जैसी ही नजर आती है और हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे बाजार में पहुंचने से पहले सब्जियों की गुणवत्ता और उसमें मौजूद हानिकारक तत्वों के बारे में पता लगाया जा सके। हमारी सीरीज के तीसरे हिस्से में हम ऐसी ही जहरीली सब्जियों का सच आपको बताएंगे, इसलिए
कल के डीएनए के लिए आप अभी से रिमाइंडर लगा लीजिए।